Assalamualaikum. Assalamualaikum. Welcome at MedHub. I hope you all are fine. तो देखें हमने फर्स्ट लेक्चर में एंजाइम का इंट्रोडक्शन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो कवर कर लिए थे। और इस नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को पढ़ेंगे। तो देखें, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि एंजाइम जो है वो बेसिकली प्रोटीनस इन नेचर है। तो प्रोटीन के जब शेप के हवाले से सब लोग देखें हैं तो उसमें एक ग्लोबुलर प्रोटीन्स है और दूसरा है फिब्रस प्रोटीन। तो ये जो एंजाइम है ना, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। तो एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन। और इसकी शेप की बात करें तो ये थ्री डायमेंशनल होते हैं। थ्री डायमेंशनल डायमेंशन बेसिकली किसी फिजिकल क्वांटिटी को कहा जाता है, लेकिन थ्री डायमेंशनल मतलब इसके पास लेंथ भी होगी और इसके पास विड्थ भी होगी और इसके पास हाइट भी होगी। एक मिसाल लेते हैं एक हमारे रूम का। तो रूम में क्या है कि उसके पास लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है, तीनों डायमेंशन है। तो इट इज आल्सो 3D। अगर क्या कोई स्पेरिकल शेप लाइक कोई स्पेरिकल लाइक बॉल ले लेते हैं हम, तो या कोई भाग, ठीक है बॉल ही ले लेते हैं। तो बॉल के पास क्या है, लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। तो ये भी 3D है। इस तरह एंजाइम की जो शेप है ना, वो क्या है, 3 डायमेंशन। तो एंजाइम्स आर 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन। बात समझ आ गई? तो देखें, ये एक एंजाइम है, ठीक है। इस एंजाइम को किसी सब्सटेंस पे जाकर एक्ट करना है, इसको कैटलाइज करना है। तो वो सब्सटेंस जिस पर एंजाइम जाकर एक्ट करे उसको कैटलाइज करे, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं वो सब्सटेंस जो एंजाइम से जाकर बाइंड करे ताकि वो कैटलाइज हो सके, तो उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे सबस्ट्रेट। जैसे कि सबस्ट्रेट क्या है, कि ये वो सब्सटेंस है जो एंजाइम से जाकर बाइंड करे और एंजाइम इसे कैटलाइज करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। ठीक है। तो देखें, फिर हम आते हैं एक्टिव साइट पे। देखिए, एंजाइम के पास एक स्पेशल चार्ज प्लेस है, इसलिए ताकि वो इस सबस्ट्रेट को अपने अंदर फिट कर सके, अपने आप के अंदर फिट कर सके किसी सबस्ट्रेट को। तो इसलिए उसके पास एक स्पेशल चार्ज प्लेस है। उस प्लेस को हम बोलेंगे, उस साइट को, उस जगह को हम बोलेंगे एक्टिव साइट। तो ये एक एंजाइम है, ठीक। ये जो जगह है यहाँ पर ये क्या है, ये है हमारे पास सबस्ट्रेट। इस सबस्ट्रेट को इस एंजाइम के साथ बाइंड होना है। तो एंजाइम के पास एक स्पेशल जगह है सबस्ट्रेट के लिए, ताकि वो सबस्ट्रेट इसमें आकर फिट हो सके, एंजाइम से जाकर बाइंड हो सके। उस एंजाइम की इस जगह को जहाँ पर ये सबस्ट्रेट आकर बाइंड हो, अटैच हो, उसे हम बोलेंगे एक्टिव साइट। ठीक है। देखिए, अब ये एक्टिव साइट है ना, इसकी जो शेप है, ये देखें इस एक्टिव साइट की ये जो शेप है, ये शेप उसके उस एंजाइम के सबस्ट्रेट से कॉम्प्लीमेंट्री है, उससे रिजेम्बलेंस रखेगी, ताकि ये सबस्ट्रेट आकर इससे बाइंड कर सके। इसमें क्या बोला है कि एक्टिव साइट विच इज कॉम्प्लीमेंट्री इन शेप टू द सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट की जो शेप होगी उस हिसाब से इस एक्टिव साइट की शेप होगी। ये क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, उसका ऐसा होना क्यों जरूरी है? देखें, ये एक्टिव साइट पार्ट किसका है, एंजाइम का। तो एंजाइम किससे बना है, प्रोटीन का। तो प्रोटीन खुद किससे बना है, अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड जो है वो अपने आप को इस तरह से बाइंड करते जाएंगे और एक लंबी सी चेन बनाएंगे। ये जो बॉन्ड है जिसके जिससे ये अमाइनो एसिड अपने आप को बाइंड कर रहे हैं, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो अमाइनो एसिड ने एक लंबी सी चेन बनाई, इसे हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये जो अमाइनो एसिड है इस पॉलीपेप्टाइड चेन में, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन कहाँ होती है, इस एक्टिव साइट में। एक्टिव साइट बनाने वाली ये पॉलीपेप्टाइड चेन ही है। तो इस एक्टिव साइट की ये जो इस तरह की शेप है ना, इसी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, इसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है ये अमाइनो एसिड जो ये एक्टिव साइट बना रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अमाइनो एसिड which form the active site, they coil and fold within a globular geometry to form such type of shape। मैं आपको दिखाता हूँ ये देखें।
ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें ये क्या है, ये है अमाइनो एसिड्स, एक दो तीन, ये अमाइनो एसिड अपने आप को इस तरह से ये बॉन्ड करे, बॉन्ड की जर विद द हेल्प ऑफ दिस बॉन्ड दे बाइंड विद देमसेल्फ। ठीक है, अपने आप से ये जुड़े हुए हैं इस बॉन्ड की वजह से, इस बॉन्ड को बोलेंगे पेप्टाइड। तो इस तरह से एक से ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड हो गए तो इसको हम बोलेंगे पोली। पोली मीन्स मेनी, पेप्टाइड मीन्स बॉन्ड। तो ये सारी एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। ये अनफोल्ड स्टेट में है। जब ये अपने आप को फोल्ड करेगी तो ये इस तरह स्पेशल शेप, स्पेसिफिक शेप बनाएगी। इस ये जो शेप है, ये शेप किसकी है, इस एक्टिव साइड की। तो इस एक्टिव साइड की इस तरह की शेप बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इन अमाइनो एसिड की है, जो अमाइनो एसिड ये एक्टिव साइड बना रहा है। तो सिंपल बात कहने का मकसद ये है कि एक्टिव साइट वाले अमाइनो एसिड जो, वो अमाइनो एसिड जो ये एक्टिव साइट बना रहे हैं, वो अपने आप को इस तरह से कॉयल और फोल्ड करेंगे ताकि वो एक स्पेसिफिक टाइप की जो एक्टिव साइट की शेप अचीव करें, ताकि वो सबस्ट्रेट जाकर उसे अटैच हो, उसे जाकर बाइंड हो, और उसके बाद एंजाइम उसे कैटलाइज करें। ठीक। देखें, ये एक्टिव साइड है ना, इसके भी फर्दर दो रीजन्स हैं। एक है बाइंडिंग साइड, दूसरी है कैटालिटिक साइड। देखें, वाले साइड, ये एक एंजाइम, ठीक है। ये जो है ना, ये है एक्टिव साइड। ये क्या है हमारे पास, ये है एक्टिव, एक्टिव साइड। ये है हमारे पास एक स्पेशल सब्सटेंस, इसको जाकर यहाँ पर बाइंड होना है। ठीक। तो ये एक्टिव साइट, इसके दो रीजन है। एक है बाइंडिंग साइट, इसका बेसिकली काम ये है कि ये सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ बाइंड कराएगी। ये सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ बाइंड कराएगी तो टेम्पोररी बॉन्ड्स, कि ये सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में कुछ टेम्पोररी बॉन्ड बनाएगी ताकि ये सबस्ट्रेट एंजाइम से अटैच हो सके। वो बॉन्ड कौन से होंगे, टेम्पररी बॉन्ड, परमानेंट नहीं होंगे, क्योंकि जब ये सबस्ट्रेट कैटलाइज हो जाएगी, फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी, फिर इसको इस एंजाइम से अलग होना है। तो ये बॉन्ड जो है ना, ये टेम्पररी होने, आर्जी तौर पे होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा बस जब ये कैटलाइज हो जाए फिर इसे अलग हो सके। और दूसरी साइट है ये, इसका काम है कि जब ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम से अटैच हो जाए, फिर इस सबस्ट्रेट को कैटलाइज करना, इस कैटालिटिक साइट का काम, नाम से जाहिर है इसका काम है टू कैटलाइज दैट सबस्ट्रेट, कैटालिटिक एक्टिविटी है इसका काम। और बाइंडिंग साइट्स का काम है टू जस्ट बाइंड दैट सबस्ट्रेट इन द साइट ऑफ एक्टिव साइट विद द हेल्प ऑफ सम टेम्पररी बॉन्ड। और समझ में आ गई आपको, बहुत सिंपल है। ठीक। तो बाइंडिंग साइट का काम है कि बाइंडिंग साइट वाले जो अमीनो एसिड है, उसका काम है टू फॉर्म टेम्पररी बॉन्ड बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम, एक सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में जो ये टेम्पररी बॉन्ड बनाना, ताकि ये इसे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ा रहे, वो काम है बाइंडिंग साइट का। फिर इस सबस्ट्रेट को कैटलाइज करना, कैटलिटिक एक्टिविटी है, वो किसका काम है, इस कैटलिटिक साइट के। ये दोनों साइड किसके, जो दोनों रीजन किसके हैं, ये इस एक्टिव साइट के। अब हम आते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट पे। देखें, हमने पहले भी फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास टू टाइप के एंजाइम होते हैं। एक वो जो 100% प्रोटीन से बना हुआ, प्योर प्योर 100% प्रोटीन से बना हुआ। और एक वो जो हमने सपोजिशन लिया था कि 90% तो उसमें प्रोटीन है, क्योंकि एंजाइम तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम हमारे पास प्रोटीन की है। 90% तो वो प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन 10% उनमें से नॉन प्रोटीनस पार्ट भी होता है। तो इस एंजाइम को हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम, कॉन्जुगेटेड मींस कंबाइंड, मतलब कि उसमें कोई मिक्स हो, टुगेदर हो दो चीजें। देखें, एक है उसमें प्रोटीनस पार्ट, जिसको हम बोलेंगे एपो एंजाइम। ठीक है, बोलेंगे एपो एंजाइम। और ये जो नॉन प्रोटीनस पार्ट है, इसे हम बोलेंगे कोफैक्टर। ये दोनों मिलाकर जो एक एंजाइम बना, इसे हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ये कॉन्जुगेशन हुई, एक कोफैक्टर थी और दूसरी एपो एंजाइम थी, तो एक रिजल्टेंट न्यू एंजाइम बना, जैसे हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड।
ये तो 100% प्रोटीन है, इसकी बात ही नहीं कर, ये कॉन्जुगेटेड नहीं है, ये कॉन्जुगेटेड नहीं। बात समझ में आ रही है। अब हम स्पेशली इस नॉन प्रोटीनस को फैक्टर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखते हैं हम, मैंने थोड़ा सा इसको सिंपल तरीके से बनाया है। चलिए, ये देखें, ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम में दो पार्ट्स होते हैं। कॉन्जुगेशन मतलब कंबाइंड होते हैं, कुछ ना कुछ तो इसमें कॉम्बिनेशन होगी। एक तो उसमें प्रोटीनस पार्ट है, जिसे हम बोलेंगे एपो एंजाइम, और दूसरा उसमें क्या है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट, वो क्या है, कोफैक्टर्स। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम में बेसिकली टू पार्ट्स है, एक पार्ट है प्रोटीनियस, जिसे हम बोलेंगे एपो एंजाइम, और दूसरा पार्ट है नॉन प्रोटीनियस, जिसे हम बोलेंगे कोफैक्टर। अब कोफैक्टर जो है ना, ये नॉन प्रोटीनस तो है, ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी। ये या तो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, या तो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर चाहिए ऑर्गेनिक है तो फर्दर इसके दो दो टाइप है, या वो कोएंजाइम हो सकता है, या वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है। ये है क्या, ये है सब कोफैक्टर है। लेकिन ये दोनों ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, और ये जो मिनरल्स हैं, इसे हम एक्टिवेटर्स भी बोलते हैं। ये जो मिनरल्स हैं, एक्टिवेटर्स, ये जो मिनरल्स, ये मिनरल्स वाले जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है, जैसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटर्स, लाइक कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर, जिंक, ये सारे मिनरल्स, ये सब इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं। और इसका स्पेसिफिक नेम क्या है, एक्टिवेटर्स। तो ये एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम, ये तीनों है क्या, कोफैक्टर्स है। और ये इनऑर्गेनिक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों है ऑर्गेनिक। अब देखें, ये है देखें, ये मिसाल से ये है कि एंजाइम, ये क्या है, एंजाइम, और ये जो है ना, ये है कोफैक्टर। ठीक, ये एपो एंजाइम सबस्ट्रेट से तब तक नहीं बाइंड करेगा जब तक इसको कोफैक्टर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एपो एंजाइम है, ये फिक्स कॉन्जुगेटेड एंजाइम बनेगा, उसके बाद वो एक्टिव स्टेट में जाएगा। वो एक्टिव स्टेट को होलो एंजाइम कहेंगे, लेकिन वो बाद में आपको थोड़ा सा मैं इसमें कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेटेड एंजाइम और होलो एंजाइम के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इसको आप छोड़ें। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एपो एंजाइम तब तक सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करेगा जब तक इससे कोई कोफैक्टर आकर बाइंड नहीं हो। देखें, ये कोफैक्टर आकर इससे बाइंड हो गया, अब ये सबस्ट्रेट से जाता है, सबस्ट्रेट इससे जाकर बाइंड। बात समझ में आ रही है। तो देखें, अब ये कोफैक्टर है ना, ये या तो इससे परमानेंट इससे अटैच हो सकता है, यहाँ पे ये अपनी जगह कभी नहीं छोड़ेगा, या फिर इसे टेम्पोररी, ये कोएंजाइम से टेम्पोररी बाइंड करेगा। अगर वो टेम्पोररी बाइंड करेगा, तो ये जब इसका एंजाइम का काम अपना का कंप्लीट करेगा, इसका काम क्या है, तो कैटलाइज द रिएक्शन, जब ये रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, उसके बाद ये कोफैक्टर से अलग होगा, मीन्स वो टेम्पोररी अटैच होगा। अ- अगर क्या, कुछ को फैक्टर ऐसे भी हैं जो इसे परमानेंट अटैच होंगे, वो बिफोर आफ्टर द रिएक्शन इसे एपो एंजाइम से अलग, उसे इसे अलग नहीं होंगे, वो इसे इसके साथ ही होंगे। तो देखें, ये जो कोएंजाइम है, ये इजीली सेपरेटेबल है, ये टेम्पोररी बॉन्ड बनाएंगे इस एपो एंजाइम के लिए। जब एपो एंजाइम अपना रिएक्शन कंप्लीट करेगा, अपनी जो एक्टिविटी है, कैटालिटिक एक्टिविटी, वो कंप्लीट करेगा, उसके बाद ये इससे अलग हो जाएगा। कौन, ये कोएंजाइम। तो ये इजीली सेपरेटेबल है, ये आसानी से अलग हो जाएगी इस एंजाइम से। कौन, ये कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या है, कोफैक्टर है। बात समझ आ रही, कौन सा, ऑर्गेनिक। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, कौन सा, प्रोस्थेटिक, ये इसे फैब्रिकेटेड है, कोएंजाइम से परमानेंट बॉन्ड आएगा, इससे 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 इसकी हयात जिंदगी भर इससे दोस्ती होगी, ये कभी इसे अलग नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। ये रिएक्शन के बाद पहले कभी इसे अलग नहीं होगा, इसे जुड़ा रहेगा, ये परमानेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये जो इनऑर्गेनिक है, जिसे हमने क्या बोला था, एक्टिवेटर्स, एक्टिवेटर्स, ये एक्टिवेटर्स जो है ना, ये भी टेम्पोररी, ये इस कोएंजाइम की तरह टेम्पोररी बॉन्ड बनाएंगे इसके कोएंजाइम से। जब ये इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, फिर ये अलग अलग हो जाएगी इससे कोएंजाइम से। बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल है, ये ज्यादा इसमें है नहीं। टेक्स्ट पे अपने वापस आते हैं। तो देखेंगे कोफैक्टर जो है, नॉन प्रोटीनस पार्ट जो है कॉन्जुगेटेड एंजाइम का, उसे हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं। ये
इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट एक्टिव साइट। बात समझ में आ रही है कि ये रेस्पॉन्सिबल है इस सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट से बाइंड होने के लिए। जब तक ये कोफैक्टर एपोएंजाइम को नहीं मिलेगा तब तक वो सबस्ट्रेट से वो सबस्ट्रेट उसकी एक्टिव साइट से नहीं बाइंड होगी। जब उसको कोफैक्टर मिल जाएगा फिर वो सबस्ट्रेट उसके एक्टिव साइट से बाइंड होगा। तो ये सबस्ट्रेट का उस कॉन्जुगेटेड एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड होने का रीजन रीजन क्या है? इस कोफैक्टर। जब वो कोफैक्टर होगा तब वो होगी से बाइंड, और अगर चाहे कोफैक्टर नहीं है तो वो कभी उसे बाइंड नहीं होगी। मैं आपको बताया था कि जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से तब तक बाइंड नहीं करेंगे जब तक उसको कोफैक्टर नहीं मिलेगा। तो कोफैक्टर है रेस्पॉन्सिबल है फॉर द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट एट द एक्टिव साइट ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम। बात समझ में आ रही? देखिए ये कोफैक्टर या तो ठीक है। तो देखें क्या बोल रहा है कि कोफैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक कॉन्जुगेटेड एंजाइम है। इस कॉन्जुगेटेड ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम सबस्ट्रेट से तब जाकर बाइंड होगा, या ये सबस्ट्रेट इस कॉन्जुगेटेड एंजाइम की एक्टिव साइट पे तब जाके बाइंड होगा जब इसको कोफैक्टर इसके साथ कोफैक्टर अटैच होगा। अगर जब कोफैक्टर नहीं है तो ये सबस्ट्रेट कभी इससे अटैच नहीं होगा। तो इस सबस्ट्रेट का इस कॉन्जुगेटेड एंजाइम की एक्टिव साइट पे आना और इसे बाइंड होने का जो जो जिम्मेवार है, रेस्पॉन्सिबल है, वो कौन है? कोफैक्टर। अगर जब कोफैक्टर इस कॉन्जुगेटेड एंजाइम के पास है तो ये सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। अगर जब कोफैक्टर नहीं है तो ये कभी इसे बाइंड नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? देखें ये कोफैक्टर है ना, ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, मैंने जैसे आपको बताया है, और ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी है। इनऑर्गेनिक का सिर्फ एक ही टाइप है, वो क्या थे? मिनरल्स थे। वो क्या थे? मिनरल्स। मिनरल्स थे, लेकिन उसका स्पेसिफिक नाम हमने दिया था, क्या था वो? एक्टिवेटर्स। ये क्या है कोफैक्टर, लेकिन कौन से हैं? इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक है ना उसके बेसिकली कितने टाइप थे? दो। कौन से? उसमें से एक था कोएंजाइम और दूसरा था प्रोस्थेटिक। एक था कोएंजाइम और दूसरा था प्रोस्थेटिक। ये कोएंजाइम है ना, ये विटामिन के डेरिवेटिव है, लाइक एनएडीए, एफएडीए। ये विटामिन से इन विटामिन से ये कोएंजाइम बनते हैं, ठीक। और दे बिहेव लाइक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। भाई ये क्या हो गया? कोएंजाइम तो ऑर्गेनिक है, लेकिन ये बिहेव किस तरह करते हैं? इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक कौन से हैं? ये को एक्टिवेटर्स जो मिनरल्स हैं। क्यों? भाई साहब हमने पढ़ा था कि कोएंजाइम और ये एक्टिवेटर दोनों एंजाइम से कॉन्जुगेटेड एंजाइम से टेम्परली अटैच होते हैं, और ये इजीली सेपरेट हो जाएंगे जब एंजाइम अपना काम कर चुका होगा, उसके बाद ये इजीली सेपरेट हो जाएंगे। कौन कौन? ये कोएंजाइम और दूसरे ये इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर्स। लेकिन ये जो प्रोस्थेटिक है, ये है तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर, लेकिन ये बॉन्ड होगा परमानेंटली। परमानेंटली इस एंजाइम का पार्ट है, ये कभी इससे अलग नहीं होगा। ये ये कभी भी डिटैच नहीं होगा एंजाइम से। इसका का हयात इसका पार्ट होगा एंजाइम का। कौन? ये प्रोस्थेटिक ग्लूकोज। बात समझ में आ रही है? ठीक। बहुत सिंपल है। तो इसका मिसाल दिया गया है मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफायरिन ऑफ क्लोरोफिल। देखिए हम क्लोरोफिल हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, तो क्लोरोफिल का जो हेड है ना, इसको हम बोलते हैं वो पोरफायरिन से बना हुआ है। पोरफायरिन बेसिकली फोर पायरोल रिंग से बनी होती है। ईच पायरोल रिंग हैव नाइट्रोजन ग्रुप। इस तरह से चार पायरोल रिंग बनेंगी। ये नाइट्रोजन, ये चार पायरोल रिंग है, और इन चारों के बीच में होगा मैग्नीशियम। ये चारों आपस में जो अटैच होगी इस नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के बॉन्ड के जरिए, तो ये मैग्नीशियम जो है ना, ये सारा पोरफायरिन पोरफायरिन बन गया। इस पोरफायरिन का ये मैग्नीशियम है, ये परमानेंट पार्ट है। इस तरह ये बोल रहा है कि प्रोस्थेटिक जो है ये एंजाइम के साथ परमानेंट अटैच होगा, और ये इसका परमानेंट पार्ट है। बात समझ आ रही है? अब जो बात हम समझने जा रहे हैं वो ये होलो एंजाइम। ठीक है। होलो एंजाइम बेसिकली है क्या? होलो एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंजाइम ही है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम क्या है? कॉन्जुगेटेड एंजाइम है एपोप्रोटीन,
और कोफैक्टर, ये जब मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, कॉन्जुगेटेड है ये। पर अगर क्या ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम एक्टिव स्टेट में भी हो सकता है। एक्टिव स्टेट के मतलब कि वो अब रेडी है काम करने के लिए, वो अनएक्टिव स्टेट में भी हो सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर क्या ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम एक्टिव स्टेट में है तो उसे हम बोलेंगे होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम बेसिकली क्या है, एक्टिव एंजाइम। बस फर्क ये है, होलो एंजाइम है कॉन्जुगेटेड, सारे होलो एंजाइम क्या है, कॉन्जुगेटेड। बात समझ में आ रही है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड एक्टिव भी हो सकते हैं, अनएक्टिव भी हो। वो कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो एक्टिव है वो सब होलो एंजाइम। मीन्स ऑल होलो एंजाइम आर कॉन्जुगेटेड बट नॉट ऑल कॉन्जुगेटेड आर होलो एंजाइम, क्योंकि कॉन्जुगेटेड अनएक्टिव भी है। अनएक्टिव एंजाइम कभी होलो एंजाइम नहीं हो सकते, बस सिंपल सी बात है ये। देखें ये बात थोड़ी सी पढ़ लें, पेप्सिन पता है आपको कहाँ होती है, स्टोमिक में। स्टोमिक के लेयर्स में से एक एंजाइम आती है पैप्सिन, इसका काम प्रोटीन को डाइजेशन करना है। लेकिन वो पहले अनएक्टिव फॉर्म में होती है जिसे हम बोलते हैं पेप्सिनोजिन। जब ये पेप्सिनोजिन HCl से जाकर एक्सपोज होगा फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में। HCl किस में होता है, स्टोमिक में। तो ये पेप्सिनोजिन भी प्रोड्यूस किस में होता है, स्टोमिक के लेयर में। जब वो सपोज करें स्टोमिक है, यहाँ से ये पेप्सिनोजिन स्टोमिक के इस ल्यूमेन में आएगा। या भी और इस ल्यूमेन में HCl भी होगा। जब ये पेप्सिनोजिन HCl से एक्सपोज होगा तो ये पेप्सिनोजिन जो अनएक्टिव फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में, जो कि है एक एक्टिव फॉर्म है। और फिर ये अपना काम करेगा भाई। ये पेप्सिनोजिन अनएक्टिव फॉर्म में क्यों है, इसमें मुझे एक बात कर रहा है कि ये पेप्सिनोजिन है, अ, ये पेप्सिनोजिन की ये एक्टिव साइड है। एक्टिव साइड के पे इस तरह से कुछ पेप्टाइड्स बॉन्ड होंगे। ये सब्सट्रेट इससे बाइंड नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रो साइड पे क्या आ जाएगी, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स इस पे। तो HCl क्या करेगा, इस पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ेगा और इस जो एक्टिव साइड है इसको एक्सपोज करेगा, ताकि ये सब्सट्रेट जाकर यहाँ पे बाइंड हो ओ- और ये पूरा रिएक्शन कैटलाइज हो। तो ये जो जब ये एंजाइम, इस एंजाइम के साथ जब ये पेप्टाइड्स बॉन्ड पड़े होते हैं ना, तब ये अनएक्टिव फॉर्म में होता है जिसे हम बोलते हैं पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजिन। और जब ये बॉन्ड टूट जाते हैं और ये सारी एक्टिव साइड एक्सपोज हो जाती है, फिर ये एक्टिव स्टेट में चला जाता है और उसे हम बोलते हैं पेप्सिन। बहुत सिंपल था। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक सिर्फ यही था, टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एंजाइम का मैकेनिज्म। तो थैंक यू फॉर योर लिसनिंग, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।